हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल जयेश भंडारी पर। तो बच्चों लोगों, इस वक्त में हम लोग यार बात कर रहे हैं हमारे कॉर्पोरेट और अदर लॉस के अंदर हमारी रिवीजन सीरीज पर, जिसमें हम लोग जनवरी 26 के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपको मैंने कहा था, मई 26 वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर वो अपना कोर्स एक बार कंप्लीट कर चुके हैं या ये वाला टॉपिक कर चुके हैं, तो मेरे साथ में इस पूरे चैप्टर को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन नंबर 1 से लगा के 22 तक अपनी बात को कंप्लीट कर चुके थे, और आज के सेशन में हम लोग सेक्शन नंबर 23 से लगा करके 42 यानी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर पे एक बढ़िया सा रिवीजन जो है वो लगाने वाले हैं। चलिए जी, तो बहुत फटाफट से स्टार्ट करेंगे बच्चों को। पूरा लेक्चर देखिएगा, जहां चीजें आपको समझ में आती है बहुत ढंग से हर चीज को समझना। और जैसा आपको मैंने पहले भी बोला था कि ये रिवीजन सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वेश्चन बेस अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग इन सारे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी एक बार एग्जाम से पहले गो थ्रू करने वाले हैं। चलिए जी, तो बहुत फटाफट स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए मैं। और ये हो गया आपके साथ में मैंने शेयर कर दिए हैं नोट्स। चलिए जी, तो हमारा कंसेप्ट यार प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है वो क्या चीज है, कैसा है। तो सबसे पहले बच्चे लोगों, अगर डेफिनेशन वाले पॉइंट के ऊपर बात की जाए तो एक बहुत सिंपल चीज अपने सामने आती है, और वो सिंपल चीज ये है कि डेफिनेशन में हो गया एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको डिस्क्राइब किया जाए या इशू किया जाए एज प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है बच्चे लोगों, आरएचपी इंक्लूड है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो अलग से अपन सेक्शन 32 के अंदर पढ़ने वाले हैं, एज वेल एज इसमें शामिल है बच्चों सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो हम सेक्शन नंबर 31 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल अपन समझ सकते हैं कि एक्चुअल में प्रोस्पेक्टस है क्या। तो कोई भी ऐसा नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट या अदर डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली यहां पे प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो एक तरह का डॉक्यूमेंट हो गया, बट ऑब्वियसली रिटर्न में होना है। नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू एक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है कि भी आओ सब्सक्राइब करो, परचेज करो, उस डॉक्यूमेंट को, उस नोटिस को, सर्कुलर को, एडवर्टीजमेंट को बोला जाएगा प्रोस्पेक्टस। बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है आई थिंक। नाउ आप लोग सब जानते हो यार, कोई भी कंपनी, ये वाला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हो, ये मैंने आप लोगों को प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के टाइम पे भी बताया था कि अगर किसी भी पब्लिक कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू करना है तो सेक्शन 23 कहता है कि उसका तरीका क्या है, बराबर से। तो उसका मेथड बहुत सिंपल होने वाला है बच्चे लोगों। मेथड क्या होने वाला है कि टू पब्लिक, ये हम लोग कैसे कर सकते हैं बच्चे लोगों, प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक ऑफर। सेकंड नंबर हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, और तीसरे नंबर पे है राइट इश्यू और बोनस इश्यू। समझ रहे हैं, यानी पब्लिक कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन है। पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर में जा सकती है, जो हम लोग अभी सेक्शन 26 में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि सेक्शन नंबर हमारा 42 हो गया, एज वेल एज राइट इशू जो हमारा सेक्शन नंबर 62 है, और बोनस इशू यानी सेक्शन 63। इन सबके थ्रू एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो उनके पास में सिर्फ ऑप्शंस क्या रहेंगे बच्चे लोगों, राइट इशू का रहेगा, एज वेल एज उनके पास में ऑप्शन रहने वाला है बोनस इशू का, ठीक है। और उसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब ऊपर वाले जो पॉइंट्स अपन ने पढ़े उसमें पब्लिक ऑफर का जो ऑप्शन है वो प्राइवेट कंपनीज के पास में नहीं है, बाकी सारे उनके पास में भी है। सिंपल हो गया। नाउ व्हाट इज पब्लिक ऑफर। तो पब्लिक ऑफर में बच्चों आईपीओ आते हैं, बराबर, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको अपन लोग बोलते हैं। उसके अलावा एफपीओ भी इसके अंदर कवर है, फर्दर पब्लिक ऑफर इसके अंदर कवर है। उसके अलावा ओएफएस जो इन दिनों में बहुत ज्यादा चलन में होता है, आप लोग सब जानते हो, मार्केट ट्रेडिंग अगर अपन करते हैं तो ओएफएस होता है। अपन इसी चैप्टर के अंदर ओएफएस का डिटेल भी पढ़ने वाले हैं, जहां पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर इश्यू करते हैं, न कि कंपनी। तो ये सारे पब्लिक इश्यू और प्राइवेट प्लेसमेंट के हमारे तरीके हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के लिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब हमने कहा सर सेक्शन 24 क्या है। 24 को अपने को ऐसे पढ़ना पड़ेगा, यहां से एक मिनट रुकिएगा, ये मेरे ख्याल से यहां पे ओल्ड वाले नोट्स शायद आ गए हैं, तो मैं आप लोगों को सेक्शन नंबर 24 जो है वो मैं देखो यहां से आप लोगों को करवा रहा हूं। ये नोट्स क्या है, आई थिंक इन नोट्स में कुछ पॉइंट रह गए थे, तो ये रहा बच्चे लोगों हमारे पास में सेक्शन नंबर 24। ये आप लोग मेरे साथ यहां से देखिएगा। तो हमने कहा भाई सेक्शन नंबर 24 क्या होता है सर, ये बताओ। देखो सेक्शन नंबर 24 एक बहुत बढ़िया सी सिंपल सी बात आपसे करता है, और वो ये कहता है कि सेबी के पावर्स क्या है।
बच्चों समझिएगा, नॉर्मली हम लोग जब कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर सेबी के प्रोविजन ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं सेबी को क्या पावर दिए हुए हैं बच्चों, तो समझिएगा सेबी को पावर दिए हुए लिस्टेड कंपनीज के लिए। अनलिस्टेड कंपनीज जो भी है उनको हमारा गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करेगी, सारे प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के लगेंगे। अब लिस्टेड कंपनीज में भी अगर कोई ऐसे प्रोविजन है जिनका कनेक्शन इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज से हो, बराबर, यानी अगर लिस्टेड कंपनी में आपको इशू और ट्रांसफर करना है सिक्योरिटीज का, नया इशू करना है, किसी को ट्रांसफर करना है, या नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड का कोई मैटर है बच्चों, बराबर, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे सेक्शन नंबर 123 वाला जो चैप्टर अपन पढ़ते हैं। तो अगर किसी भी लिस्टेड कंपनी में सिक्योरिटीज के इशू और ट्रांसफर का अगर कोई मैटर है या नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड का मैटर है, तो वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा बच्चे लोगों, सेबी करने वाला है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन लिस्टेड कंपनीज में ही इन 2 मैटर्स के 3 मैटर्स के अलावा अगर कोई मैटर है, जैसे प्रोस्पेक्टस इश्यू करना है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे होने वाला है, और कोई भी अगर मैटर होंगे तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करेगी बच्चों, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आगे ये पावर जो है वो आरओसी को या आरडी को दे सकती है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से। तो कहने का मतलब क्या, अगर लिस्टेड कंपनीज की बात करूं तो इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के मैटर एज वेल एज नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड के जो मैटर है वो सारे के सारे सेबी संभालेगा, और बाकी कंपनीज का जो भी मैटर है वो सारा कौन करने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें वो पावर आगे डेलीगेट करेगी। सर व्हाट अबाउट अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट दिखेगा, ये बच्चों अपने को सिंपली सेक्शन नंबर 24 में ध्यान में रखना है। तो बहुत इजीली आप इस सेक्शन को यहां से मेरे साथ में कर सकते हैं, बराबर, बहुत इजी हो गया, आई थिंक कोई टेंशन वाली बात नहीं इसके अंदर। तो ऐसे आप लोग इस सेक्शन को करने वाले हैं। चलिए जी, बहुत क्लियर, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं। तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अगले सेक्शन पर बच्चे लोगों, जो है हमारा सेक्शन नंबर 25। टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस पे एक बहुत प्यारा पॉइंट आता है जिसको आप लोग बोलते हो डीम्ड प्रोस्पेक्टस। समझ रहे हैं ये क्या होता है? मीनिंग ये कहता है कि नाउ अ टाइम, आजकल कंपनी जब शेयर्स को अलॉट करेगी या एग्री टू अलॉट करेगी एनी शेयर और डिबेंचर विद अ व्यू टू दीज बीइंग ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक, तो एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर ऑफ सेल टू पब्लिक इज मेड शैल फॉर ऑल पर्पस डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस। मतलब सुनो, डीम प्रोस्पेक्टस का सेटअप ये है कि कंपनी यहां पे क्या करेगी, एक्चुअल के अंदर कंपनी यहां पे अपने शेयर्स को अलॉट करेगी इशू हाउसेस को। अब इशू हाउसेस क्या है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी से शेयर लेगा और आगे उसको पब्लिक के अंदर इशू करेगा, खुद नहीं रखेगा, आगे पब्लिक को देगा, मीडिएटर की तरह से हो गया, ठीक है। तो इशू हाउस की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट इशू होगा पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, उसको बच्चे लोगों को डीम प्रोस्पेक्टस बोला जाएगा। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। तो कंपनी डायरेक्टली पब्लिक में नहीं गई, कंपनी ने इशू हाउस को ऑथराइज कर दिया, और इशू हाउस जो है वो आगे कंपनी के बिहाफ पे शेयर इशू कर देगा बच्चों। तो वो जो भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा इशू हाउस, उसको हम लोग बोलेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस, बराबर, बहुत क्लियर है। अब कुछ कंडीशंस हैं, बहुत सिंपल कंडीशन है, आप लोगों को फटाफट से रिवाइज होंगी। पहली कंडीशन ये है कि ऑफर जो भी दिया रहेगा पब्लिक को वो होना चाहिए बच्चे लोगों विद इन 6 months ऑफ द अलॉटमेंट और एग्रीज टू अलॉट। मतलब कंपनी ने जब इशू हाउस को अलॉट किया, वहां से विद इन 6 months दे हैव टू इशू टू पब्लिक, करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लैप्स हो जाएगा, फिर वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आने वाले, नंबर 1। सेकेंड नंबर, होल कंसिडरेशन वॉज नॉट रिसीव बाय द कंपनी एट द टाइम व्हेन ऑफर वॉज मेड। आप लोग जानते हो जब तक ऑफर पब्लिक के पास में जाएगा तब तक कंपनी के पास पूरा पैसा नहीं आना चाहिए। उसका रीजन समझो, जब हमने इश्यू हाउस को शेयर अलॉट किया और उन्होंने पूरा पैसा उसी वक्त हमको दे दिया, तो फिर बच्चों वो तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाएगा कि आपने एक ही बंदे को इशू किया है। तो कंपनी के पास में एक्चुअल में कंसिडरेशन कब आएगा, जब पब्लिक इश्यू होगा उसके बाद आना चाहिए, उसके पहले नहीं आना चाहिए। ये हमारी एक सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, इसके कंटेंट्स क्या होंगे बच्चों? इसके कंटेंट वही होने वाले हैं जो आगे अभी हम लोग सेक्शन नंबर 26 में पढ़ने वाले हैं। यहां पे, अरे भाई किधर गया, सेम यही वाले, ठीक है, वही सारे कंटेंट होंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे बच्चे लोगों। एक्स्ट्रा पॉइंट में एक तो आएगा नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू बी रिसीव बाय द कंपनी। भाई ये क्या होता है, जितना नेट अमाउंट कंपनी को मिलने वाला है, बराबर, जो भी इशू हाउस का कमीशन वगैरह लेस करके जो पैसा मिलने वाला है उसका डिटेल आ जाएगा। और हम प्लेस और टाइम बता सकते हैं जहां पे जो भी हमारा एप्लीकेंट है वो आकर के कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकता है ना। आज इशू हाउस और कंपनी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है, भाई इशू हाउस को शेयर अलॉट हुए कि नहीं हुआ, अगर कोई भी चेक करना चाह रहा है तो वो आकर के प्लेस और टाइम उसको बता दिया जाएगा। इशू हाउस का प्लेस और टाइम वो भी आपके कंटेंट्स के अंदर शामिल होगा।
अब ऐसे प्रोस्पेक्टस पे साइन कौन करेगा बच्चों? इशू हाउस जो है वो खुद भी अपने आप में कंपनी हो सकती है, समझ रहे हैं? यानी एक कंपनी का काम ही यही है कि वो दूसरी कंपनी के शेयर को इशू करने का काम करेगी, है ना, उसके सिक्योरिटीज को इशू करेंगी। तो अगर वो कंपनी है तो 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे, ठीक है। और अगर वो फर्म है तो एटलीस्ट वन हाफ का मतलब मोर देन 50% नहीं बोल रहा हूं, 50%। 4 जने हैं तो 2 डायरेक्टर, 2 पार्टनर्स के साइन आ जाएं, ठीक है। और कंपनी है तो 2 डायरेक्टर्स के साइन आने वाले बच्चे लोगों। इफ इशू हाउस इज अ कंपनी और इशू हाउस इज अ फर्म, तो साइन कौन करेगा प्रोस्पेक्टस के ऊपर? ये पॉइंट अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से बच्चों को तो क्लियर हो गया। ये भी बहुत सिंपल हमारा कंसेप्ट है, बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते हो। तो ये सेक्शन नंबर हमारा यहां पे हो गया 25, ठीक है। अब 26 वाला जो सेक्शन है वो एक्चुअली में कहता है यार प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या कंटेंट्स आएंगे, क्या क्या मैटर्स आने वाले हैं। तो बहुत सिंपली अगर आपसे मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या आएगा तो समझिएगा, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। सर क्या मतलब हुआ? देखो अब चूंकि प्रोस्पेक्टस है तो पब्लिक के बीच में जा रहा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट आएगी वो कौन डिसाइड करेगा बच्चों? सेबी डिसाइड करेगा, है ना। और द रेगुलेशन मेड बाय द सेबी, इससे रिलेटेड सेबी ने जो भी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट्स बनाने को बोला है वो यहां पे अपने को अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सवाल ये आया कि भाई कौन सी रिपोर्ट, कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए? हमने कहा एज पर डिसाइडेड बाय द सेबी, सेबी विल डिसाइड, सेबी डिसाइड करेगा। ये आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है, बराबर क्लियर है। अब इसमें एक डायरेक्टर की तरफ से डिक्लेरेशन भी जाएगी। बहुत सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, समझना। क्या डिक्लेरेशन? हमेशा की तरह वही, ऑल रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड, कि भाई इससे रिलेटेड कंपनीज एक्ट के जितने प्रोविजन है वो हमने सारे के सारे पूरे कर दिए। उसके अलावा प्रोस्पेक्टस में हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है विच इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ सेबी, स्कैरा और रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन। मतलब प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेबी एक्ट, स्कैरा बच्चों, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट या उनके रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट में हो, इनकंसिस्टेंसी में हो, कॉन्ट्रेरी हो, ऐसा हमने प्रोस्पेक्टस में कुछ भी नहीं लिखा है। बराबर, बहुत सिंपल हो गया। नाउ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन। क्या कहते हो? पब्लिक में जाने से पहले इसका एक कॉपी अपने को आरओसी को देना पड़ेगा। बहुत कॉमन सेंस वाली बात हो गई। इट मस्ट बी साइंड बाय ऑल डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर या उनके अटॉर्नीज जो भी होंगे वो प्रोस्पेक्टस पे अपने साइन करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। प्रोस्पेक्टस शुड स्टेट दैट, अब प्रोस्पेक्टस पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि आपने इसकी कॉपी आरओसी को दी है, ठीक है, बराबर। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए वो भी अपन बताने वाले हैं। फाइनल ड्राफ्ट करने से पहले जो भी हमारे लीड मैनेजर्स हैं, जो इश्यू में अपने को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हैं, अंडर राइटर्स है, उन सब का भी अपने को यहां पे लेना पड़ेगा कंसेंट। बहुत कॉमन सी बात है बच्चों, ठीक है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, आरओसी क्या करेगा? प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कर देगा, क्योंकि हमने ऊपर आरओसी को भेजा है पहले। और प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इश्यूड विद इन 90 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द आरओसी। बच्चों समझना, जब आपने आरओसी को इसका कॉपी दिया, वहां से 90 डेज के अंदर अंदर ये एमसीक्यू बन सकता है, ये पब्लिक को इश्यू हो जाना चाहिए। अगर 90 दिन के बाद आपने किया तो हम ये मान के चलेंगे कि अनरजिस्टर्ड प्रोस्पेक्टस ही आपने पब्लिक को इश्यू कर दिया है। मतलब ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसका आरओसी के पास में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं और वो आपने पब्लिक को इश्यू कर दिया, ऐसा मान लिया जाएगा। और पेनल्टी और लग जाएगी जो आगे आपको दे रखा है। पेनल्टी प्रोविजन में आपको यहां नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यार एग्जाम से पहले एक बार कुछ कुछ पेनल्टीज आप पढ़ करके जाना, ठीक है। तो ये अपना कंसेप्ट है सेक्शन नंबर 26 का बच्चों, कि आखिर कौन कौन से मैटर्स जो हैं वो प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं, ये आप लोग यहां पे ध्यान में रखेंगे। बराबर, छोटा सा सेक्शन है 27, बढ़िया सेक्शन है बच्चों, लोगों सुनना। अब 27 ये कहता है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस। वेरिएशन का मतलब क्या बच्चों? होता कई बार क्या है कि हमने जब प्रोस्पेक्टस इश्यू किया तो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर हमने मान लो पैसा मंगाया कि भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए वी नीड सम अमाउंट, और हमको करीबन 100,000 करोड़ की चलो रिक्वायरमेंट है। तो पब्लिक ने उस प्रोजेक्ट पे भरोसा करके हमको 1000 करोड़ दे दिया। अब बच्चे लोगों कुछ मार्केट कंडीशंस चेंज हुई और हमारा प्रोजेक्ट 800 करोड़ में ही पूरा हो गया। जब हमने पूरा खत्म किया तो पता लगा 800 करोड़ में ही हो गया, 200 करोड़ बच गए। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएशन करें। करना क्या पड़ेगा उसके लिए समझो। सबसे पहले एसआर पास करना पड़ेगा 75% का कंसेंट। फिर हमको इस बारे में एक नोटिस कि हम रिजोल्यूशन हमने पास किया है वो हमको एक इंग्लिश और लोकल न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, और वेरिएशन के रीजंस भी डिस्क्लोज करने पड़ेंगे बच्चों, और वेबसाइट पे भी देना पड़ेगा। बच्चों बहुत सिंपल है, सुनो।
एसआर पास करने का मतलब 75% और मोर एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई आप ये 200 करोड़ का जो अमाउंट है वो किधर और खर्च कर दो और लगा दो, अपन लगा सकते हैं। फिर हम एक इंग्लिश और लोकल न्यूज़पेपर में भी दे देंगे, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, साथ में रीजंस भी देने वाले हैं, वेबसाइट पे भी डालने वाले हैं, ताकि अगर कोई डिसेंटिंग वाला हो तो वो आ जाए भी सामने। तो सर अभी भी जिन्होंने एग्री नहीं किया उनका क्या करना है बच्चों? देखो यहां पे गवर्नमेंट बहुत क्लियर है, लॉ बनाने वाले बहुत क्लियर है कि एसआर पास करके आप ये प्रपोजल ओके तो करवा दोगे, लेकिन जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया उनके साथ तो फिर भी नाइंसाफी हो जाएगी कि यार हमने तो क्या प्रोजेक्ट समझ करके पैसा दिया था और आप हमारा पैसा और कहीं लगा रहे हो। तो उनको हम एक क्या करेंगे, एक एग्जिट ऑफर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर, आप एक काम करो, अपने शेयर्स देके कंपनी छोड़ के जाओ। उनके शेयर्स कौन लेगा बच्चों? प्रमोटर या जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर, वो बोलेंगे ठीक है एक काम करते हैं, फिर आप एग्जिट ले लो। जो भी प्राइस सेबी डिसाइड करेगा उस वक्त में, नॉर्मली मार्केट प्राइस या जो कुछ भी सेबी विल डिसाइड, उस प्राइस के ऊपर आप एग्जिट ले लो, अपने शेयर्स इनको बेच दो और आप अपना पैसा लेके निकल जाओ भाई, क्योंकि हम वेरिएशन तो करेंगे ही, क्योंकि एसआर पास हो गया। एसआर ही पास नहीं हुआ है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, बच्चों को पैसा पड़ा रहेगा कंपनी के पास में और कहीं पे धीरे धीरे, जैसे कैश फंड्स के अंदर पड़ा रहता है वैसे पड़ा रहेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। एक इसमें बढ़िया चीज है, अगर आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज करते हो तो करिए, लेकिन ऑब्जेक्ट चेंज में आप किसी भी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? हमने कहा ये जो 200 करोड़ बचा हुआ है क्यों ना इसको शेयर मार्केट में लगा दें, हम दूसरी कंपनीज के इक्विटी शेयर्स परचेस कर लेते हैं। वो परमिसेबल बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चे लोगों, बराबर। वो पैसा रिस्की हो जाएगा और लोगों का पैसा है भाई, आपने कुछ और बोल करके उनसे लिया है, तो भले एसआर पास क्यों नहीं हो जाए, लेकिन दूसरी कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में आप ये पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ये बच्चों अपने को इसमें ध्यान में रखना है, बराबर। बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं, आराम से हो गया। चलिए जी, अगला सेक्शन है बच्चों 28 ओएफएस, जो मैं अभी आपको कह रहा था। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी में जिनकी बड़ी होल्डिंग है, जैसे अनिल अंबानी जी की अपनी कंपनी में बड़ी होल्डिंग इस वक्त में थी, अब तो चलो बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां के जो शेयर होल्डर हैं वो अपना स्टेक बेचते हैं, है ना। जैसे मैं एक कंपनी के अंदर 40% का शेयर होल्डर हूं, या हो सकता है 60% का शेयर होल्डर हूं, और मुझे लगता है यार पैसे की जरूरत है मुझे इंडिविजुअली, तो क्यों ना मैं अपना 10% स्टेक, 5% स्टेक, जो भी बड़ा स्टेक हो गया वो निकाल दूं। तो कॉमन मार्केट में जाके बेचूं, इससे बेटर है कि मैं कंपनी के थ्रू ही उसको बेचूं। तो उसके लिए भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी, बट ऑब्वियस है। तो सर्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी में प्रपोज होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, और बाकायदा ये अपन डिक्लेयर करके देने वाले हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये अपन डिक्लेयर करके कर रहे हैं बच्चे लोगों, हम लोगों को बता के चीटिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये जो सर्टेन मेंबर हैं ये कंपनी को ऑथोराइज कर देंगे और कंपनी पब्लिक के पास में जाएगी, लेकिन पब्लिक को ये बता करके जाएगी कि ये फंडिंग्स हमारे पास में नहीं आ रही है भाई। ये हम बकायदा क्या कर रहे हैं, ये हम सीधा सीधा सा उन्हीं शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं, पैसा उनके पास में जा रहा है ना। अब ऐसा ऑफर जो है वो पब्लिक को जाएगा बोर्ड की कंसेंट से, बोर्ड की कंसेंट होना जरूरी है इसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, आप लोग जानते हो, ठीक है। और ये जो मेंबर्स होंगे ये लोग क्या करेंगे, कलेक्टिवली ऑथोराइज द कंपनी टू टेक ऑल एक्शन। ये कंपनी को ऑथोराइज कर देंगे कि यार हमारा 10% का स्टेक है, आप इसको बेचो, ठीक है। और जो भी कंपनी का खर्चा होगा, दीज मेंबर रीएम्बर्स द कंपनी ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इट इन दिस मैटर। कंपनी को मिलने वाला कुछ नहीं है, खर्चा वर्चा होगा जो भी होगा वो ये मेंबर्स देखने वाले, बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो इस तरह का ओएफएस निकालेगा, माना तो यही जाएगा कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है, तो लायबिलिटी अगर कोई बनी तो भी बच्चों कंपनी की भी बनने वाली है। अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट हुआ तो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शैल नॉट इंक्लूड इन द प्रोस्पेक्टस। अब बाकी सारी चीजें तो सेक्शन 26 वाली आएंगी, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, जरूरत ही नहीं, कंपनी को थोड़ी चाहिए ये। एप्लीकेशन वैल्यू भी मिनिमम कितनी रखनी है, पैसे का यूज कहां करेंगे, ये सब कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चों? क्योंकि ये पैसा कंपनी तो मीडिएटर है, पब्लिक से लेगी, इनको दे देगी, अपना खर्चा बीच में कट कर लेगी, बाकी खत्म है ना। और प्रोस्पेक्टस में बकायदा कंपनी उन मेंबर्स के नाम डिस्क्लोज करेगी, है ना, जो ये खर्चा उठा रहे हैं, मतलब एक तरह से जिनके शेयर्स इशू हो रहे हैं पब्लिक को, उनके नेम बकायदा प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज किए जाएंगे। तो ये अपना एक छोटा सा कंसेप्ट ओएफएस का। इसमें शेयर इशू जरूर हो रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास कोई फंडिंग नहीं है, सिर्फ शेयर इन लोगों से किसी दूसरे लोगों को ट्रांसफर हो रहे हैं, बीच में कंपनी एज मीडिएटर कर रही है, क्योंकि बड़े शेयर होल्डर है ये बच्चों अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर से। तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली आप लोग समझ गए होंगे कि सेक्शन नंबर 28 का कंसेप्ट क्या है। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चे लोगों, सेक्शन 29 या 29 का बहुत सिंपल फंडा है, एकदम आसान तरीके से बताऊं आपको तो, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी इनटू डीमैट फॉर्म।
पूरे सेक्शन का एक बहुत छोटा समरी अब बन गया है कि कोई भी कंपनी अगर पब्लिक ऑफर लेकर के आएगी बच्चे लोगों, तो वो डीमेट के थ्रू ही लाने वाली है। देखो एक चीज लिखी है इन्होंने, कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर एंड सच अदर क्लास ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी एज मे बी प्रेस्क्राइब, वो शेयर इशू करेंगी डीमेट फॉर्म में। सर अनलिस्टेड भी? हाँ जी अनलिस्टेड भी। देखो पब्लिक ऑफर लाना है एक तरह से, अगर मैं आपको एकदम इस पूरे क्वेश्चन का समरी बताऊं, इस पूरे सेक्शन का बच्चों, तो एक लाइन में ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है बच्चों, सुनना, फिर वो चाहे लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड हो, कोई भी हो, पब्लिक कंपनी अगर है तो वो डीमेट में ही जाएगी, काम खत्म। दूसरे नंबर पे अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो लॉ ने उनको ऑप्शन दे दिया कि यार तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो अपने शेयर को लिस्ट करवाओ, चाहे अनलिस्टेड रहने दो, तुम्हारी मर्जी पे है। ये प्राइवेट कंपनीज के लिए रूल है, पब्लिक के लिए तो आपको सीधा सीधा सा है कि डीमेट में ही जाना है ना। द प्रमोटर ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर ऑफ एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मे होल्ड सिक्योरिटीज ओनली डीमेट फॉर्म। बच्चों आजकल सब डीमेट ही है, कैसे भी रखना है डीमेट में रखना है। द एंटायर होल्डिंग ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो भी होंगी बाय द प्रमोटर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, वो भी आपको अब डीमेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? देखो रिडीमेबल है तब तो चलो रिडम्पशन हो जाएगा और बात ही खत्म हो जाएगी, आपकी जैसे प्रेफरेंशियल आपके पास है। अदरवाइज बच्चे लोगों जो भी कन्वर्टेबल है, जिनका शेयर्स में कन्वर्जन होगा, जैसे डेब्ट सिक्योरिटीज है उनका भी शेयर्स में कन्वर्जन अगर हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, तब तो टेंशन नहीं है। अगर कन्वर्जन हो रहा है बच्चे लोगों तो फिर आपको डीमेट के अंदर ही लेना पड़ेगा। अगर फिजिकल फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा बच्चों की, अपने को ध्यान में रखना है। सेक्शन नंबर 29 सीधी सी हमसे बात कर रहा है। अब इसके रूल्स अगर अपन पढ़ेंगे ना थोड़ा सा फास्ट फॉर्म में, अगर रूल्स पढ़े जाएं तो इन सारे रूल्स के अंदर भी बच्चे लोगों वही बात कही गई है। ये देखो 10 रूल इन्होंने दिए, 10 रूल पूरे पूरे इन्होंने बनाए, 10 रूल्स, और सब में वही बात लिखी हुई है। देखना आप समझ रहे हैं मेरे साथ में रूल्स को। इन्होंने बोला इश्यू ऑफ सिक्योरिटी इन डीमेट फॉर्म, अभी मैंने कहा आपको कि भाई डीमेट फॉर्म में इश्यू होंगे। ऑल्सो फैसिलिटेट डीमेटलाइजेशन ऑफ ऑल इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट। बच्चों समझना, ये कह रहे हैं अगर आप कोई भी सिक्योरिटीज को इश्यू करोगे तो वो डीमेट फॉर्म में करोगे। उसके अलावा अगर हमको किसी तरह का कोई भी नया इश्यू करना है तो जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आपकी हैं, समझ रहे हो, उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डीमेट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई चल जाए यार, क्या हुआ इसको? हो गया, चलिए चल गया चालू हो गया, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉट एप्लीकेबल निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज और होली ओन सब्सिडरी कंपनीज पे नहीं लगते ये प्रोविजन। उसमें ये डीमेट वाला पॉइंट नहीं है कि भाई सिक्योरिटीज डीमेट में ही होंगी या एग्जिस्टिंग वालों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज और होली ओन सब्सिडरी कंपनीज बचो, जिसमें 100% में हमारा होल्डिंग, उस पर ये नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा, कोई भी ऑफर आप करना चाह रहे हैं तो एंटायर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी लोगों ने जो भी शेयर ले रखे हैं, आपको डीमेट पे जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर किसी भी, ये बात हो रही है बच्चों अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की, सुन लो, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो है वो तो बिना डीमेट के काम करेंगी ही नहीं। अनलिस्टेड है अभी तक जिनके शेयर लिस्टेड नहीं है, लेकिन उनके लिए भी कंपलसरी कर दिया भाई कि अब आप जो भी सिक्योरिटीज इश्यू करोगे, खास करके 2018 के बाद से, वो सब के सब अब डीमेट में होंगे। इवन एग्जिस्टिंग वाली भी आपको डीमेट में कन्वर्ट करनी है ना। देखो अगला पॉइंट भी यही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी होल्डर ट्रांसफर सिक्योरिटीज ऑन और आफ्टर 2 अक्टूबर 2018 जो है वो सब डीमेट में होगा बच्चों, सब कुछ डीमेट में होना है। आपको ट्रांसफर से पहले डीमेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिफोर सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज बाय प्राइवेट प्लेसमेंट या बोनस या राइट इशू, कुछ भी आपको अगर इस डेट से पहले भी मिला हो तो 2 अक्टूबर के बाद में, 2018 के बाद में आपको इनको डीमेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चे लोगों। ऑल हिज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डीमेट फॉर्म बिफोर सच सब्सक्रिप्शन, ये अपने को ध्यान में रखना है। सब कुछ बच्चे लोगों अपने को डीमेट में अब कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग भी है तो भी डीमेट में जाएंगी अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो, ठीक है। लिस्टेड में तो करना ही है। अच्छा, अब उसके लिए करना क्या बच्चों, डीमेट ऑफ ऑल इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बाय मेकिंग नेसेसरी एप्लीकेशन। डिपॉजिटरी मतलब एनएसडीएल, सीडीएसएल को आप एप्लीकेशन लगाओगे। सिक्योर इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी, कंपनी लेगी ये बराबर, और अपने सारे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर को इन्फॉर्म करेगी कि भैया आप इसको डीमेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन कंपनी देने वाली है डिपॉजिटरी को कि सर डीमेट में कन्वर्ट करो। फिर अपने सारे शेयर होल्डर्स को भी इन्फॉर्म करेगी कि भाई आप बिल्कुल अब कन्वर्ट करा लो, हमारा वहां पे सेटअप हो गया है, ये हमारा नंबर है, ऐसा ऐसा आपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, और सुनो, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, टाइमली फीस का पेमेंट करना पड़ेगा बच्चों, एडमिशन फीस, फिर एनुअल फीस भी देनी पड़ेगी आपको।
और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ेगा आपको जो नॉट लेस देन 2 ईयर फीस, कम से कम 2 साल की फीस जितनी बनती है उसके बराबर का अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो अपन रेंट पे मकान लेने जाए तब भी ऐसा ही करते हैं ना अपन, बराबर से। तो ये बहुत सीधा सा है, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है बच्चे लोगों कि अपने को एडवांस कुछ पैसा एज ए डिपॉजिट रखना पड़ता है, यहाँ पे भी 2 साल की फीस के पैसे का के अमाउंट के बराबर का पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। It complies with the regulation or direction or guideline or circular issued by the SEBI, but obviously SEBI के जो भी टाइम टू टाइम पे गाइडलाइंस आएंगी वो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। और मजेदार चीज देखो, ऐसी कंपनियां अगर कोई भी शेल नॉट पे एक ऑफर अगर करना चाह रही है, बायबैक करना चाह रही है, बोनस इश्यू, राइट इश्यू, कुछ भी करना चाह रही है, तो जब तक आप ये नहीं कर लेते हो कन्वर्जन, या ये ऊपर वाला पॉइंट जो अपन ने पढ़ा सब रूल 5 में जो पॉइंट्स पढ़े, ये जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, ना तो कोई नया ऑफर निकलेगा, ना बायबैक होगा, ना बोनस शेयर इशू होगा, इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला है बच्चों। जब तक आप ये फीस नहीं भर देते हो या डिपॉजिट नहीं करवा लेते हो तब तक कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। अच्छा, उसके अलावा कुछ और एक्ट है जिनके प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। डिपॉजिटरीज एक्ट में आपको रोज ही कह रहा हूं, सेबी एक्ट हो गया हमारा। सेबी के अंदर ही अलग अलग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जैसे ये है डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रूल्स, एक हमारा रजिस्टर्ड टू एंड इश्यूएंस शेयर ट्रांसफर एजेंट रूल्स, इन सबके प्रोविजंस हो गए, ये फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, रजिस्ट्रार को प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी 6 के अंदर हम एक फीस के साथ में इंफॉर्मेशन देंगे। विद इन 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर ड्यूली सर्टिफाइड बाय द सेबी। मतलब अपने को क्या करना है, हर 6 महीने बाद 60 दिन के अंदर अपने को एक फॉर्म भी रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा, सीए या सीएस उसको ऑथराइज करेगा, जिसमें अपन ये सारी डिटेल बताने वाले हैं कि ऐसा ऐसा हमने डीमेट में कन्वर्ट कर दिए हैं। अच्छा, बाई चांस ऐसा हो रहा है हमारे रिकॉर्ड्स में और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में अगर कोई डिफरेंस दिख रहा है अपने को, तो फटाफट से अपन उसको रेस करेंगे, इमीडिएटली ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द डिपॉजिटरी। सीडीएसएल की रिपोर्ट आई कि भैया आपके शेयर होल्डर्स हैं और हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें डिफरेंस हो रहा है, तो कम्युनिकेट करेंगे अपन। वो बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी बन जाएगा, ठीक है। एक और इन्होंने बात बोली है, द ग्रीवेंसेस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर शेल बी फाइल्ड बिफोर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी। वो जो कंपनी का एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा। सर ये क्या होता है? एक्चुअली में वो जो अपनी आईपीएफ अथॉरिटी थी ना, उसको ये काम दिया है कि अगर सिक्योरिटी होल्डर को इनसे रिलेटेड, डीमेट से रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस आती है तो आप दूर करो उसको, है ना, आप सुनो और दूर करो, ठीक है। Initiate action against a depository or participant or registrar to an issue share transfer agent after consultation with the SEBI। और अगर आईपीएफ अथॉरिटी को लगता है कि इनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, डिपॉजिटरी है या जो पार्टिसिपेंट बीच में था या शेयर ट्रांसफर का एजेंट था, वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने का राइट भी आईपीएफ अथॉरिटी के पास है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो चलो, ये रूल्स अपनी जगह पे हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको समरी बताया वो क्या कहता है सिंपली, कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है भाई या अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी अगर आपकी है, तो आपको डीमेट अकाउंट के थ्रू ही जाना है। प्राइवेट कंपनी के पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है बच्चों, कि आप लोग ध्यान में सिंपली रखने वाले हो, बराबर। बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल बात होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन इसमें, और इसमें एक सेक्शन अपने पास में और आया, उस पर भी बात करता हूं मैं आपसे। सेक्शन नंबर हमारा 30, छोटा सा एक सेक्शन है, नन्ना मुन्ना सा, आइए उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, एकदम एक इजी सा पॉइंट यहाँ पे सेक्शन 30 कह रहा है। समझिएगा, एनी एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी प्रोस्पेक्टस शैल स्पेसिफाई देयरइन। ये कहता है प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी बच्चे लोगों, समझना। प्रोस्पेक्टस का जो एडवर्टीजमेंट जा रहा है, मतलब अगर एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी प्रोस्पेक्टस, अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले उसका कोई एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हो, तो उसमें क्या क्या जाना चाहिए। एक तो उसमें हम मेमोरेंडम में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बता देंगे उसमें एडवर्टीजमेंट में, फिर कंपनी के मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है बाय शेयर्स, गारंटी मतलब अनलिमिटेड है जो भी है, और कितनी हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है बच्चों, उसकी इंफॉर्मेशन जाने वाली है, ठीक है। उसके अलावा नेम ऑफ द सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम, जिन्होंने मेमोरेंडम पे साइन किए, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7, प्राइवेट में 2, और उन्होंने जो जो शेयर्स लिए उसका डिटेल भी जाएगा, एज वेल एज बच्चों कंपनी का पूरा कैपिटल। देखो यहाँ पे अपन ने अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल लिख दिया, तो सीधे ही जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ था ऑथोराइज वाला, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे, ऑथोराइज कितना है, उसमें इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना है, उसके अलावा कितना शेयर कैपिटल हमारा कॉल्ड अप है, पेड अप है, इशूड, मतलब जो कुछ है पूरा स्ट्रक्चर अपने को बताना है। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले अगर किसी तरह का कोई एडवर्टीजमेंट इशू कर रही है, तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों अपने को देनी पड़ेगी। तो छोटा सा अपना एक सेक्शन है जो आप लोग ध्यान में रखने वाले यहाँ पे हो। बराबर से क्लियर है मेरे ख्याल से, तो कोई टेंशन नहीं, बहुत आराम से आप लोग इसको कर सकते हो। चलिए जी,
तो आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों, और एक और बहुत बढ़िया पॉइंट हमारे पास में आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट। आप लोगों को श्योरली ध्यान में होगा कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस बेसिकली होता क्या है। तो prospectus in respect of which the securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issue within 1 year from the date of opening first offer of security without issue of further prospectus। मतलब बच्चों बहुत सिंपल है, यानी ये उस कंडीशन में काम में आएगा जहां कंपनी जब भी शेयर इश्यू कर रही है और उसके 1 साल तक फर्स्ट इश्यू किया और वहां से 1 ईयर, इस 1 ईयर के टाइम पीरियड में अगर कंपनी ने फिर से सिक्योरिटी इशू किया है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू इशू प्रोस्पेक्टस अगेन एंड अगेन फॉर 1 ईयर, 1 साल तक, है ना। और ये कौन सी कंपनियों के लिए होगा? जिनको सेबी प्रेस्क्राइब करे कि भाई अगर आप 1 ईयर के अंदर वापस दोबारा मोर इशू करती है विद इन 1 ईयर, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू इशू फर्दर प्रोस्पेक्टस। आपको बार बार प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिएगा, सिंपली एकदम आसान बात होगी, ठीक है। नो फर्दर प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो उस इशू से 1 साल तक आपके पास एग्जम्पशन है। आप 2-3 बार भी सिक्योरिटीज का इशू करोगे तो आपको बार बार प्रोस्पेक्टस की जरूरत बच्चों नहीं पड़ने वाली है, ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन हमारे सामने एक दिक्कत है, सर अगर हम इस 1 साल में 2 बार इशू भी करें तो दोनों इशू के बीच में गैप होगा। अगर गैप होगा तो उसमें कुछ चेंजेस हुए तो वो बताएंगे ना। उसके लिए हम पूरा प्रोस्पेक्टस प्रिंट करने की जगह बच्चों एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अटैच करेंगे, है ना। उसमें जो जो नए चार्जेस क्रिएटेड हुए, कंपनी ने लोन के बदले में अगर एसेट मॉर्गेज करी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज हुआ है, बट ऑब्वियस है वहां तक का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लग जाएगा। और कोई भी मटेरियल चेंज अगर हो रहे हैं, ओनरशिप में चेंज हुआ, डायरेक्टरशिप में चेंज हुआ, नया कोई बड़ा मर्जर अमालगमेशन कुछ भी है, उसकी इंफॉर्मेशन देंगे बच्चों। और हमारा जो पुराना शेल्फ प्रोस्पेक्टस था वो प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मिला करके एक तरह से नया प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। मतलब स्टार्टिंग वाला जो ओल्ड वाला जो अपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाया था प्लस चेंजेस के लिए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अटैच कर दिया इज इक्वल टू ये बन जाएगा बच्चों नया प्रोस्पेक्टस। अपने को ध्यान में रखना है। इसको ऐसे समझो कि यार आप लोगों को लॉ की कोई बुक हमने दे रखी है किसी पर्टिकुलर टाइम की, ठीक है ना। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल बच्चों जनवरी वाले बच्चों को हमने जनवरी 26 के लिए बुक्स दे रखी है, ठीक है। अब मई 26 वाले बच्चे आए और जनवरी और मई में ज्यादा फर्क नहीं हो, मान लो सिर्फ मान लेते हैं कि ऐसा हुआ कि 10 अमेंडमेंट्स आए जो खाली 2 पेजेस के अंदर हो रहे। अब उन 2 पेजेस के अमेंडमेंट के लिए हम पूरी बुक वापस प्रिंट करवाएं जबकि हमारे पास ऑलरेडी बुक्स प्रिंटेड पड़ी है। तो भाई काम कर सकते हैं ना, बहुत बढ़िया, उन्हीं जनवरी वाली बुक्स को ले ले, उनके साथ में 2 पेजेस जो अमेंडमेंट वाले उनको अटैच कर देंगे, यहां इस पेज पे चेंज हो गया है और वो आपको इश्यू कर दें, है ना। तो ओल्ड वाली जो हमारी बुक थी शेल्फ प्रोस्पेक्टस की तरह हो गई, प्लस नए अमेंडमेंट्स यानी कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम लगा दिया इज इक्वल टू आपके लिए तो नई बुक बन जाएगी। तो हमारे भी एक्सपेंडिचर बचेगा और आपके पास भी नई बुक वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। यही कंसेप्ट हमारा बच्चों शेल्फ प्रोस्पेक्टस में काम करता है। वो कह रहे हैं विद इन 1 ईयर अगर 2-3 बार इश्यू कर रहे हो तो बार बार काय को प्रोस्पेक्टस छापना है यार, पुराना वाला ही चला लो, चेंजेस के लिए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अटैच कर दो। बराबर बच्चों, समझे आप लोग? तो एकदम आसान पॉइंट है। नाउ व्हाट इज रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस? आरएचपी क्या है? प्यारी चीज है बच्चों। आरएचपी प्रोस्पेक्टस के पहले मार्केट ट्रेंड पता लगाने का तरीका है जिसमें कंपनी शेयर का क्वांटम और प्राइस आपको नहीं बता दी। आज की डेट में जितने तुम लोग ये भरते हो ना डीमेट वीमेट, ये सब ऐसे ही तो है। देखो जैसे एक मस्त एग्जांपल मैं आपको यहीं से बता देता हूं। मेरे पास में क्या आया, जैसे मेरे पास में एक आईपीओ अलर्ट आया, ठीक है। अब ये आईपीओ अलर्ट में इन्होंने क्या ओपनिंग डेट लिखा है बच्चों, एक क्लोजिंग डेट लिखा है, इस दिन आईपीओ ओपन होगा, इस दिन क्लोज होगा। जैसे 19 नवंबर इन्होंने लिखा है ओपन होगा और 21 नवंबर को क्लोज होगा, ठीक है। साइज 500 करोड़ की है, प्राइस बैंड दिया बच्चों, पर शेयर का प्राइस फेस वैल्यू मेरे इस एग्जाम्पल में इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया भैया फेस वैल्यू तो 10 रुपए का रहेगा, ठीक है, लेकिन प्राइस कितने की होगी वो नहीं बताया। इन्होंने बताया 114 से 120 के बीच में होगा बच्चे लोगों। यानी आजकल कंपनी मार्केट ट्रेंड के लिए 114 से 120 का एक ट्रेंड बता देती है कि भैया इस बीच में हमारा प्राइस कहीं ना कहीं फिक्स होगा, ठीक है। और आपको कम से कम 125 शेयर के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। लॉट बना दिया तो मुझे 125 इंटू 120 के हिसाब से जो अमाउंट होता है वो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे लोगों, कंपनी को भेजना पड़ेगा अपने शेयर्स बुक करवाने के लिए। अगर अलॉटमेंट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये पैसा रिफंड हो जाएगा, सिंपल है। तो इसमें इन्होंने क्वांटिटी और प्राइस नहीं बताई। अच्छा चलो, इन्होंने क्वांटिटी तो बताया, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स के लिए इन्होंने सिंपल दे दिया कि भाई साहब 500 करोड़ का हमारा आईपीओ साइज है, ये इन्होंने बस लिख करके हमको बता दिया। एग्जैक्ट शेयर्स कितना है टोटल कंपनी के पास में ये हमको नहीं बताया।
प्राइस एग्जैक्ट फेस वैल्यू दी है, लेकिन इशू प्राइस की जगह उन्होंने एक बैंड दे दिया कि यार 114 से 120 के बीच में कहीं पर ये फिक्स होने वाली है। इससे मार्केट का ट्रेंड पता लग जाता है बच्चे लोगों। और लिस्टिंग की डेट भी दे दी भैया 26 नवंबर को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये प्रोस्पेक्टस से पहले इशू होता है, सिंपल है, ठीक है। और ये अपन जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होगी, जैसे मेरे इसमें ओपन हो रहा है, इशू ओपन 19 नवंबर को ओपन हो रहा है, उसके 3 दिन पहले आपको कम से कम आरओसी को फाइल कर देना चाहिए। आपका जो आरएचपी है जिसमें सारी चीजें वो ये बच्चों, बस क्वांटिटी और प्राइस गायब हो सकती है। फिर क्या करेंगे, जैसे ये वाला 21 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, इस बीच में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं कंपनी के अंदर, वेरिएशंस आते हैं, तो वो सारे चेंजेस डाल करके देन आप अपना प्रोस्पेक्टस इशू करो, कोई टेंशन नहीं है। और जब आपका ऑफर क्लोज हो जाता है उस वक्त में एक फाइनल स्टेटमेंट बना करके आरओसी और सेबी को भेज दो कि भैया टोटल कैपिटल कितना आया। जैसे इसमें मैं बता दूंगा कि इतना आ गया। क्लोजिंग प्राइस सर 120 रुपए रखी है हमने। नॉर्मली आजकल जो बैंड में, प्राइस बैंड का मतलब बच्चों गैप होता है, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। हाँ, प्राइस बैंड का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस का एक लॉट रहता है, सिंपल है, प्राइस रहती है। तो सर 120 पे हमने फिट कर दिया है। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो आरएचपी में आपने नहीं दी थी वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड आरएचपी। तो आजकल दिस इज अ पार्ट ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जहां एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम अपने शेयर्स बुक करवा रहे हैं। मिलेंगे तो आ जाएंगे शेयर, नहीं तो पैसा रिफंड हो जाएगा बच्चों। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर, क्लियर है। चलिए जी, तो 32 ऐसे काम करता है। अब 33 भी हमारे पास में कंसेप्ट है बच्चों, जिसको कहा जाता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। सर ये क्या है? ये प्रोस्पेक्टस का बच्चों एक शॉर्ट फॉर्म है। देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये वाला भी बताता हूं मैं आपको, ये देखिएगा यहां से, ये देखिए, दिस इज एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 33 काम करेगा। देखना क्या चीज है। ये कह रहा है बच्चों, मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। हाँ, बहुत मस्त बात इन्होंने बोल दी। इन्होंने बोल दिया भाई एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सेलिएंट फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, जो सेबी डिसाइड करेगा। ये एक तरह से आप बोल सकते हो इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस। बच्चों ये शॉर्ट फॉर्म है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस। लो बनाने वाले जानते हैं यार, इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस हम प्रिंट करेंगे शायद लोग उसको पढ़ेंगे ही नहीं पूरा, तो अननेसेसरी क्यों वेस्ट किया जाए। तो क्यों ना एक ऐसा मेमोरेंडम बनाया जाए, उसी का शॉर्ट फॉर्म, जिसमें सेलिएंट का मतलब जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है प्रोस्पेक्टस के वो सारे आ जाए, और वो से भी इसका परफॉर्मर डिसाइड करेगा। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जाएगी वो बिना एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के नहीं जाएगी बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, एब्रिज्ड कब नहीं चाहिए? जब आप अंडर राइटर्स को इनवाइट कर रहे होते हो, उस वक्त में अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो प्रोस्पेक्टस प्रिंट ही नहीं हुआ है, वो तब होगा। उसके अलावा अगर सिक्योरिटीज पब्लिक में नहीं जानी है बच्चे लोगों, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, राइट इश्यू कर रहे हो, बोनस इश्यू कर रहे हो, तो एब्रिज्ड की अपने को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमने एब्रिज्ड तो भेज दिया, लेकिन अगर किसी पर्सन को डिटेल कॉपी चाहिए और उसने रिक्वेस्ट किया है, तो कंपनी विल प्रोवाइड डिटेल कॉपी भी कंपनी देगी। आजकल सारी चीजें ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाती है, डिटेल प्रोस्पेक्टस वहां से भी देख सकता है। सेक्शन फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी बच्चों। दिस इज कॉल्ड एब्रिज्ड, का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेलिएंट फीचर्स आ गए, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां आपका सेक्शन नंबर 33 जो है वो हो जाएगा बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट, ठीक है। 32 हो गया, 33 भी हो गया, हमारे पास में सारी बातें आ गई। अब आ रहा है हमारे पास से बच्चों चैप्टर का एक बहुत शानदार पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अच्छा पॉइंट है, समझिएगा। अब मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस हमारा जो है, उसमें पहली डेफिनेशन हमारे पास में जो आ गई, वो आ गई बच्चे लोगों, हाँ जी, एक पॉइंट हमने उससे पहले समझ लिया कि भाई एक्सपर्ट कौन होता है, क्योंकि इसकी जरूरत अपने को आगे भी पढ़ने वाली है। कंपनी कई बार अपने प्रोस्पेक्टस में बच्चों एक्सपर्ट का रिपोर्ट इंक्लूड करती है। तो हमने कहा सर एक्सपर्ट का रिपोर्ट का है को इंक्लूड कर रहे हो, तो भाई एक्सपर्ट का रिपोर्ट इसलिए इंक्लूड हो रहा है ताकि उसकी ओपिनियन का लोगों पे एक इंपैक्ट आएगा कि हाँ भाई एक्सपर्ट बंदा कंपनी के बारे में बोल रहा है तो कुछ ना कुछ बात सही होगी, इसीलिए उसका रिपोर्ट बच्चे लोगों यहाँ पे इंक्लूड हम लोग करते हैं। अब एक्सपर्ट में कौन कौन आ सकता है? नंबर 1 पे इन्होंने लिखा इंजीनियर आ सकता है। सर इंजीनियर क्यों आएगा? बट ऑब्वियस है बच्चे लोगों की, कंपनी में अगर कोई भी मैटर के ऊपर अगर कोई टेक्निकल मैटर है तो इंजीनियर काम आ सकता है, उसका रिपोर्ट। कंपनी के एसेट के लिए वैल्यूअर, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, ठीक है। जो भी लीगल बातें हैं उनके लिए कंपनी सेक्रेटरी, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट और एनी अदर पर्सन
हु हैज पावर और ऑथोरिटी टू इशू सर्टिफिकेट, उनके पास में जो डिग्री है वो उनको सर्टिफिकेट इशू करने का पावर देती है उनका लॉ। जैसे सी एक्ट हो गया या सी एस एक्ट हो गया, उनको परमिसेबल है कि आप उस चीज के बारे में एक सर्टिफिकेट इशू करके दे सकते हो। दे आर कॉल्ड एक्सपर्ट। ठीक है, अब एक्सपर्ट की रिपोर्ट अगर आप प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड कर रहे हो तो कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। पहले तो एक्सपर्ट का रिटन कंसेंट ले लेना चाहिए। ठीक है, उसने अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं किया है, कंसेंट दिया है और विड्रॉ नहीं किया होना चाहिए, ऐसा नहीं देने के बाद वापस विड्रॉ कर लिया है ना। एंड ऐसा बंदा बच्चों आउटसाइडर होना चाहिए, नॉट एंड हैज नॉट एंगेज इन द फॉर्मेशन और प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। देखो बहुत सीधी सी बात है बच्चों, अगर ये बंदा कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है तो लोग भरोसा थोड़ी करेंगे, जैसे अपने ऑडिटर के लिए होता है ना। लोगों को लगेगा यार ये बंदा तो कहाँ दिक्कत है, ये बंदा जो है वो तो कंपनी से जुड़ा हुआ ही है, तो ये तो कंपनी के फायदे के लिए हमेशा बोलेगा, तो इसीलिए बच्चों या कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी के फेवर के अंदर ये बोलेगा, इसीलिए ये बंदा ऑलवेज मस्ट बी आउटसाइडर, नॉट बीन कनेक्टेड विद द एंगेजमेंट और मैनेजमेंट और प्रमोशन ऑफ द कंपनी। बच्चों ये अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, नाउ व्हाट इज मिस स्टेटमेंट, क्या होता है भाई? मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है बच्चों मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, या ओमिशन ऑफ द मटेरियल फैक्ट, किसी चीज को अपन भूल गए हो, बराबर अपने लिखा ही नहीं। ठीक है, या पर्सन हु हैज सब्सक्राइब ऑन द फेथ ऑफ प्रोस्पेक्टस कैन स्यू। अपन जानते हैं, अपन ने एक केस पढ़ा हुआ है रेक्स वाला, जहां एक कंपनी ने क्या किया था बच्चे लोगों, प्रोस्पेक्टस में लिख दिया था कि लास्ट 3 ईयर्स से हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, जबकि कंपनी लॉसेस में थी, तो आपने यहां हाइड कर लिया, तो इट इज अ मैटर ऑफ मिस स्टेटमेंट। और उसके इफेक्ट्स क्या होंगे बच्चों समझिएगा। सूट फाइल वही कर सकता है जिसने प्रोस्पेक्टस के फेथ पे शेयर सब्सक्राइब किया हो। अगर सेकेंडरी मार्केट से आपने शेयर ले रखा है, ट्रांसफर होकर के आपके पास शेयर आए हैं, तो आपको ये राइट्स मिलने वाले नहीं है। अभी राइट्स क्या बच्चों, मतलब लाइबिलिटीज क्या बनती है, 34, 35 सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी समझना बढ़िया पॉइंट है बच्चों। इन्होंने लिखा है एवरी पर्सन हु ऑथोराइज द इशू, एक मिनट, हाँ चल जा भाई, हाँ जी, every person who authorized the issue of such prospectus shall be liable for fraud under 447। आप जानते हो 447 फ्रॉड के लिए लगता है। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी कहती है बच्चे लोगों, जो भी पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज किया था, अगर किसी तरह का मिसस्टेटमेंट है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी लगेगी, जेल जाना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, यानी वो बंदा 447 में रेस्पॉन्सिबल होगा। अब बढ़िया चीज है बच्चों, इस सेक्शन में एक तो कंपनी नहीं आ रही है क्योंकि कंपनी को जेल नहीं भेज सकते। सेकंड नंबर, दिस सेक्शन इज नॉट अप्लाइड टू एन एक्सपर्ट, क्योंकि उसने सिर्फ अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है, वो भी कोई स्पेसिफिक मैटर के ऊपर, उसने प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज करने का काम नहीं किया है। तो नॉर्मली क्रिमिनल लाइबिलिटी कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर के अगेंस्ट में आती है क्योंकि उन्होंने प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज किया है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट में ब्लेम लगा क्रिमिनल लाइबिलिटी में, अगर वो प्रूव कर दे कि ये जो स्टेटमेंट था वो इमटेरियल था, है ना, कि जो चीज हम लिखने से भूले हैं वो एक्चुअल में उतना मटेरियल थिंग है ही नहीं कि जिसके बेस पे, जैसे हमने एक डायरेक्टर जो अननोन पर्सन है उसका नाम एज अ डायरेक्टर लिख दिया जबकि वो डायरेक्टर था ही नहीं, तो भैया इमटेरियल मैटर है। या ही हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट स्टेटमेंट वाज ट्रू। बच्चों आप लोग जानते हो, अपन ने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड का डिफरेंस, तो आपको ये लगता है कि यार जो आप बोल रहे हो वो सच है जबकि एक्चुअल में झूठ था, यानी एक तरह से आप इनोसेंसी प्रूव कर देते हो। सर हमारे पास में रीजनेबल ग्राउंड था। बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है बच्चों, एक कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया, मान लेते हैं उसमें राजस्थान के बिजनेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन उसमें प्रिंट की जो गलत थी, तो मिसस्टेटमेंट हो गया। लेकिन कंपनी ये प्रूव कर देती है कि हम ये इंफॉर्मेशन कहां से लाए, तो कंपनी ने क्या प्रूव किया बच्चों कि ये इंफॉर्मेशन हम कहां से लेकर के आए, हम ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आए, राजस्थान गवर्नमेंट की खुद की एक मैगजीन निकलती है एवरी ईयर, ठीक है, उनके रिपोर्ट्स के ऊपर, वहां से सारी इंफॉर्मेशन हम लेकर के आए। तो इसका मतलब उनके पास सोर्स क्या था, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स उनके पास में सोर्स था। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट रिकॉर्ड हमारे पास में सोर्स था बच्चे लोगों, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि वी हैव रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट स्टेटमेंट वाज ट्रू। आज हमने थोड़ी कैलकुलेट किया था जाकर, और उससे ज्यादा भरोसेमंद क्या होता, तो आप बच सकते हो, ध्यान में रखना है। सर सिविल लाइबिलिटीज क्या होती है? सिविल लाइबिलिटी बच्चों हर वो पर्सन जिसको नुकसान हुआ है प्रोस्पेक्टस में, उसको अपन यहां पे कॉम्पनसेट करेंगे। तो कौन कौन करेगा? कंपनी यहां पे लाइबल है, हर वो बंदा जिसने प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज किया, डायरेक्टर, प्रमोटर, इवन एक्सपर्ट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होंगे टू कॉम्पनसेट टू एवरी पर्सन जिसने लॉस या डैमेजेस उठाया हो प्रोस्पेक्टस पे भरोसा करके शेयर लेकर के,
उस बंदे को यहाँ पे कॉम्पनसेशन यानी डैमेजेस देने की बात हो रही है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन नो पर्सन शैल बी लायबली प्रूव्स दैट, अगर कोई पर्सन यहां जो चीजें बता रहा है उनको प्रूव कर देता है तो फिर वो लायबल नहीं होगा, बच सकता है। तो बचने का तरीका है, सबसे पहले बचाया बच्चों, डायरेक्टर को बचाया है। कैसे बचे डायरेक्टर? ही विड्रॉ हिज कंसेंट टू बिकम अ डायरेक्टर बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सर मैं तो कंपनी का डायरेक्टर हूं ही नहीं, प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले ही मैंने अपना डायरेक्टर बनने का कंसेंट ही विड्रॉ कर लिया, फिर भी इन्होंने मेरा नाम डाल दिया प्रोस्पेक्टस में, सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सेकंड नंबर, सर प्रोस्पेक्टस जो इश्यू हुआ वो विदाउट माय नॉलेज और कंसेंट की हुआ है, मेरा तो कंसेंट लिए नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। और जैसे ही पता लगा उस बंदे ने पब्लिक नोटिस दे दिया था कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोस्पेक्टस, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस प्रोस्पेक्टस, ऐसा अगर उसने दे दिया तो अपने आप को बचा सकता है। या he had a reasonable ground to believe that statement made by expert, और expert report बच्चों बहुत सिंपल, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अपनी गलती एक्सपर्ट पे डाल दी, सर मुझे तो कुछ पता नहीं था और इस बारे में इंजीनियर ने अपना एक रिपोर्ट दिया, आप देख सकते हो, हमने तो इस पे भरोसा किया, हमको क्या पता झूठ है, ऐसा कह के बच्चों वो बच सकता है, ठीक है। अब एक्सपर्ट को उसी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल करोगे बच्चों जो उसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट में मिसस्टेटमेंट है ना। आज देखो, एक इंजीनियर की रिपोर्ट पे मैं भी आपसे बात कर रहा था, अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती है तो उसके लिए इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों? रिस्पॉन्सिबल होगा ही नहीं। लेकिन उसने जो एज एन इंजीनियर जो रिपोर्ट बना के दिया है या एज एन वैल्यूअर जो रिपोर्ट बना करके दिया है, उसमें अगर मिसस्टेटमेंट है तो एक्सपर्ट विल बी लायबल। बाकी चीजों के लिए एक्सपर्ट को आप लायबल नहीं करोगे, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर तो हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि दे आर कनेक्टेड फ्रॉम द कंपनी। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। बराबर हो गया, 35 भी हो गया। तो ये दोनों सेक्शन एग्जाम के हिसाब से बहुत बढ़िया प्रोविजंस के अंदर आते हैं, आप लोगों को ढंग से इनको पढ़ करके जाना चाहिए। नाउ हमारे पास में कंसेप्ट आता है बच्चों फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट का। सेक्शन नंबर 36 यहां पे काम करता है, देखो क्या बोलता है। सेक्शन 36 बोलता है एन एक्ट वेयर अ पर्सन हु बाय मेकिंग नोइंगली एनी फॉल्स, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट प्रोमिसेस टू, कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसने जानबूझ करके झूठ बोला है या कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया, प्रॉमिस किया, ठीक है, या उसने डिसऑनेस्टी करते हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छुपाया। सर क्यों किया ऐसा, उसके पीछे पर्पस क्या था? ये बंदा एक एग्रीमेंट करना चाह रहा है, आइदर एक्विजिशन या डिस्पोजल या अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये चाह रहा है कि वो सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए किसी बंदे के साथ कोई डीलिंग कर ले, ठीक है, या जो पैसा कमाना चाह रहा है फॉर सिक्योरिंग एनी प्रॉफिट फ्रॉम फ्लक्चुएशन ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। कोई इनसाइडर बंदा हो सकता है बच्चों ये, जो ये चाह रहा है कि कोई ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट दे दे जिससे शेयर की प्राइस अप एंड डाउन हो जाए और उसमें वो बैटिंग करके पैसा कमा सके, या वो बैंक को झूठ बोल रहा है जिससे बैंक से पैसा उधार ले सके बच्चों, सुनना, क्रेडिट फैसिलिटी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सके। ऐसा करने के लिए वो या तो झूठ बोल रहा है या डिसऑनेस्ट प्रॉमिस कर रहा है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहा है। जनरली ये बंदा कंपनी का इनसाइडर ही होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग अपने वैसे भी आप जानते हो पनिशेबल है, तो उस बंदे को भी फ्रॉड में 447 के अंदर सजा मिलेगी बच्चों की, आपको ध्यान में रखना है। तो दिस इज 36, सिंपल हो गया। 37 बहुत प्यारी बात कहता है भाई, 37 कहता है कि भाई इतने सारे लोग अगर जो 34, 35, 36 में केस करना चाह रहे हैं तो आप चाहो तो इंडिविजुअल जितने लोग हैं, 100 शेयर होल्डर है, 100 के 100 अलग अलग केस लगाओ, चाहो तो ग्रुप ऑफ पर्सन बना करके केस लगा लो ना भाई, तो उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मैटर, है ना। तो जो भी अफेक्टेड हुए हैं वो चाहे तो इंडिविजुअल केस लगा सकते हैं, चाहे तो एक ग्रुप बना लो, एसोसिएशन बना लो और सबके बिहाफ पे कुछ लोगों को ऑथोराइज कर दो, वो जाकर के सबके बिहाफ पे केस लड़ लेंगे। इससे केस भी स्ट्रॉन्ग होगा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट यहां पे फॉलो हो जाएगा बच्चे लोगों, ये अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। मस्त पॉइंट, एकदम शानदार वाला, इजीली आप लोग कैच कर सकते हो पॉइंट को, इस वाले को, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सर 38 आपने लिखा है नॉट एप्लीकेबल, नहीं भाई 38 पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा नोट्स थोड़े से मैंने चेंज किए हैं अभी, तो ये तब का है जब एप्लीकेबल थे नहीं, लेकिन कुछ चीजें रह गई थी तो उनको भी अपन करेंगे, टेंशन मत लो भाई, बिल्कुल छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, करेंगे सब कुछ। तो 38 को अब आप मेरे साथ यहां से देखना, आ जाओ, चलिए जी। सर 38 में क्या है ये देखिए, 38 छोटी सी बात कह रहा है। 38 कह रहा है एक सेक्शन है बच्चों, नाम है इम्पर्सोनेशन। सर होता क्या है इम्पर्सोनेशन? का मतलब मेकिंग एन एप्लीकेशन टू अ कंपनी फॉर एक्वायरिंग और सब्सक्राइबिंग शेयर अंडर फेक नेम।
जो बंदा है ही नहीं, एक फेक नेम से आपने आइडेंटिटीज बनाई, उसका डीमेट अकाउंट खोला और उसके नेम से शेयर्स आपने अप्लाई कर दिए और कंपनी को इंड्यूस किया कि कंपनी उसको शेयर अलॉट करे, उसके नाम पे शेयर रजिस्टर करे या उसके नाम पे ट्रांसफर करे, जो बंदा फेक है। ऐसा अगर किया और पकड़े गए तो बट ऑब्वियस है कोर्ट इस बंदे के लिए क्या कर सकता है बच्चों, डिस्गोर्समेंट ऑफ द गेन, जो भी उसने प्रॉफिट कमाया है वो उससे वापस ले लिया जाएगा। उसके पास जो सिक्योरिटीज हैं, अच्छा ये सर लेकिन वो तो फेक है, बेटा किसी ने, जैसे आज मैं हूं और मैंने फेक नेम से आइडेंटिटी खोल के शेयर परचेस कर लिए, तो पता लग गया कि ये बंदा तो फेक है, तो बताओ इसके अकाउंट का पैसा कहां से आया, किसने दिया, तो मैं पीछे हूं, इसके पकड़ में आ जाऊंगा। तो अगर ऐसा होता है तो एक तो प्रॉफिट जाएगा, दूसरा उन सिक्योरिटीज को सीज कर दिया जाएगा। बहुत सीधी सी बात। अच्छा मैं तो कह रहा हूं चलो मैं पकड़ा नहीं भी गया तो शेयर्स तो पकड़ में आ गए ना कि इन शेयर्स का मालिक फेक है, तो बट ऑब्वियस है इन शेयर्स को बेच दिया जाएगा, 30 करोड़ बेच दो और जो भी पैसा आएगा बच्चे लोगों को वो इन्वेस्टर एंड एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, गवर्नमेंट फंड में चला जाएगा इसका सारा पैसा। ये अपने को ध्यान में रखना है। अपन सेक्शन 125 में वापस इस पॉइंट को पढ़ेंगे, डिस्गोर्समेंट को, है ना। और जो बंदा जिसने किया रहेगा वो अगर पकड़ में आया तो 447 में वो पनिशेबल भी होगा। फ्रॉड किया आपने, फेक नेम से अप्लाई कर दिया, है ना। कई बार होता है लोगों को ज्यादा शेयर्स लेना है, देखो अपने घर वालों के नाम से एक ही जना अप्लाई कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेम ही फेक है तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बड़ा पोर्शन अपना यहां आकर के खत्म हो जाएगा। चलिए जी, अब 4 बड़े सेक्शंस हमारे पास में, मतलब 2 तो बड़े सेक्शंस हैं, मतलब एक बड़ा हो गया, 4 भी क्या 3 छोटे मतलब, और एक बड़ा बढ़िया वाला सेक्शन हमारे पास में 42 अभी अपने को करना है, जो प्राइवेट प्लेसमेंट का सुपर हिट सेक्शन है हमारा। पहले समझ लो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का क्या सीन है बच्चे लोगों, आसान है बहुत, पॉइंट एमसीक्यू बन सकते हैं समझना। और इसको तो अपन वहां से पढ़ते हैं ना भाई जहां अपन पढ़ रहे थे। अरे भाई साहब कहां गया, ये रहा। हाँ जी, देखिएगा सेक्शन कहता है नो अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी शेल बी ऑफर्ड टू द पब्लिक। बच्चों जब तक मिनिमम अमाउंट नहीं आ जाए, अब मिनिमम अमाउंट कंपनीज एक्ट में तो है नहीं, सेबी कहता है 90% ऑफ द इशू जब तक नहीं आ जाए तब तक अलॉटमेंट नहीं करना है। मिनिमम एप्लीकेशन मनी बच्चे लोगों 5% है, सेबी के हिसाब से 25% ऑफ द फेस वैल्यू है, ठीक है। अगर ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है हमारा 90% वाला, ये अगर इफ मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, बच्चों सुनना, अगर 30 दिन के अंदर अंदर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पैसा कंपनी के पास में नहीं आता है तो कंपनी अगले 15 दिन के अंदर सबको पैसा वापस कर देगी, क्लोजर से 15 दिन में पैसा वापस। अगर नहीं किया बच्चे लोगों तो डायरेक्टर्स आर ज्वाइंटली एंड सेपरेटली लायबल टू रीपे दिस मनी एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो डायरेक्टर के सर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि जो भी ज्वाइंटली और सर्वली आप लोग ये सारा पैसा जो है वो पे करोगे, पे कंपनी करेगी, कंपनी नहीं पे कर पाए तो घर से लाना पड़ेगा इनको बच्चों की, अपने को ध्यान में रखना है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आता है तो 30 डेज के अंदर अंदर आप पैसा वापस करो। मतलब 30 डेज में नहीं आता है तो उसके बाद अगले 15 दिन में 30 + 15 हो गए बच्चों, पैसा वापस करिए। और नहीं तो उस 15% इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना पड़ेगा बच्चों। छोटा सा सेक्शन है, छोटी सी बात लिखता है, ठीक है। एक बहुत प्यारा पॉइंट है बच्चों एमसीक्यू के हिसाब से, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा, जिसमें हम सारी डिटेल लिखेंगे, कितने शेयर्स अलॉट किए, कौन है क्या, उन सबका डिटेल लिखेंगे और वो हम 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट में भेज देंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट में ये टाइम 15 दिन का है, तो ये एमसीक्यू के हिसाब से बहुत अच्छा है। एक रिटर्न स्टेटमेंट बनाएंगे, हाउ मेनी पर्संस, कितने शेयर्स दिए, किस प्राइस पे दिए, वो सारा डिटेल बना के आरओसी को हम भेज देंगे। नहीं तो पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, ये आप मेन बुक से पढ़ोगे कि पेनल्टी क्या लगने वाली है, वो आप बाद में पढ़ेंगे। तो अच्छा सेक्शन हमारा 39 वाला। ऐसे एक सेक्शन है बच्चे लोगों और 40, ये क्या कहता है, स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन लेनी पड़ेगी। जो भी कंपनी पब्लिक ऑफर कर रही है अपने को पता है डीमेट के थ्रू जाएगी, तो उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा 1 और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को, ताकि उनका परमिशन मिल जाए। प्रोस्पेक्टस में बकायदा आपको स्टॉक एक्सचेंजेस के नेम लिखने पड़ेंगे जिनसे आपने परमिशन के लिए अप्लाई किया बच्चे लोगों। और बढ़िया चीज देखना, अगर ये परमिशन नहीं आता है तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा, समझिएगा, ठीक है। अच्छा, जो भी पैसा कंपनी के पास में रिसीव होगा पब्लिक इशू के ऊपर, उसको वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में कैप्ट करके रखने वाले हैं उस पैसे को। अब उस पैसे का यूज कब होगा, जब हमारे पास में मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाए, जब स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन आ जाए, तो हम शेयर्स को अलॉट कर देंगे। और अगर या तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया बच्चे लोगों, या स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन नहीं आया, तो फिर अपने को रिफंड कर देना चाहिए। रिफंड का तरीका मैंने अभी आपको बता ही था, ये अपने को ध्यान में रखना, नहीं तो लगेगी पेनल्टी,
ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन चाहिए। इसमें एक बहुत प्यारा पॉइंट है बच्चों एग्जाम के हिसाब से, दिस इज अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटर जो शेयर परचेज करने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं कि पब्लिक ने नहीं लिए तो हम ले लेंगे, तो अंडरराइटर्स अगर शेयर का है तो 5% ऑफ इश्यू प्राइस और रेट इन आर्टिकल विच एवर इज लेस अपने को उतना देना है। इश्यू प्राइस का 5% और आर्टिकल में अगर 3 लिखा है तो 3 ही देना है, आर्टिकल में अगर 6 लिख दिया तो 5% देना है विच एवर इज लेस। सेम यही डिबेंचर्स के ऊपर आप लोग जानते हो 5 की जगह 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस हो जाएगा बच्चे लोगों, विच एवर इज लेस अपने को ध्यान में रखना है। 2.5% या आर्टिकल्स में जो भी आपने लिखा विच एवर इज लेस। कमीशन जो है वो कैश और काइंड के अंदर पे हो सकता है। काइंड का मतलब बच्चों कमीशन में पैसा देने की जगह, जैसे हमारे एक हाउसिंग सोसाइटी है, अब कमीशन की जगह पे उसने बोला सर आपने शेयर इशू किया हमको एक फ्लैट दे देना, तो अगर एक ने फ्लैट दे दिया, हाउस दे दिया, लैंड वगैरह दे दी, वो भी अपन दे सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है बच्चे लोगों। तो यहां आकर के हमारे ये पॉइंट पूरा हो जाएगा। अब 2 सेक्शन आखिरी बचे हुए हैं, आपको मैं दोनों ही करना है। नॉट एप्लीकेबल इज नॉट करेक्ट, जीडीआर आपको करवाने वाला हूं मैं अभी, और एक बड़ा सेक्शन हमारे पास प्राइवेट प्लेसमेंट का। तो पहले प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ते हैं, फिर लास्ट में जीडीआर पर आकर के अपन बात को कंप्लीट कर देंगे। आप जानते हो बहुत बड़ा सेक्शन हमारा ये प्राइवेट प्लेसमेंट वाला, शानदार सेक्शन है। एक एक पॉइंट को मेरे साथ में रिवाइज करिएगा आप लोग कि इसमें पूरा कंसेप्ट क्या है। फिर जब इसके क्वेश्चन बेस रिवीजन में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि यस सर बहुत शानदार पॉइंट है ये। तो पूरा कंसेप्ट यहां पे मेरे साथ में समझिएगा। देखो क्या बोला है, प्राइवेट प्लेसमेंट में एन ऑफर, और अब आप लोग जानते हो पहले तो प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनीज भी इसमें जाती हैं और प्राइवेट कंपनीज के लिए तो ये मेन है ही। तो any offer or invitation to subscribe or issue of securities to a selected group of person by a company। बच्चों पहली खासियत इसमें लोग सेलेक्टेड होंगे, पब्लिक को नहीं होगा, जिनका मैक्स नंबर होगा बच्चों 200। ठीक है, 200 हर एक सिक्योरिटीज के लिए 200। बच्चों सुनना, एक साल में 200 से ज्यादा, ये 200 जो आप लोग देख रहे हो ना, ये 200 है पर एनम, पर फाइनेंशियल ईयर 200 है ना। प्राइवेट कंपनी की लिमिट मेन 200 की आपको ध्यान में रखनी है, बाकी पब्लिक कंपनी में तो नए हर साल 200 लोग हो सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना। इक्विटी शेयर्स का 200, प्रेफरेंस का भी 200, डिबेंचर्स का 200, सबके लिए 200 है। ठीक है, अब ये 200 से ज्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं करोगे, मैक्स 200 लोग इसके अंदर होंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन उसमें QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और इस्वॉप वाले शेयर जिनको दे रहे हो वो शामिल नहीं है ना। जैसे हमने किसी साल क्या किया बच्चे लोगों, 190 लोग और हमने 20 QIBs को इनवाइट कर दिया, तो उस हिसाब से तो आप 210 हो रहे हो, लेकिन QIBs को शामिल करना ही नहीं है, तो हमने 190 लोगों को इनवाइट किया, तो परमिसिबल है, अपने को ध्यान में रखना है। अब ये वाला जो प्रोविजन अपन यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू NBFCs पे नहीं लगता है बच्चों, जो RBI के पास रजिस्टर्ड है, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो नेशनल हाउसिंग बैंक के पास रजिस्टर्ड है उन पे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनके लिए सेपरेट प्रोविजन ऑलरेडी वहां पे बना हुआ है, तो वो उसके प्रोविजन फॉलो करेंगे। NBFC और हाउसिंग फाइनेंस, ये अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, प्राइवेट प्लेसमेंट करने से पहले अपने को SR पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन अगर कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए इनविटेशन दे रही है, बच्चों सुनना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब, नॉन कन्वर्टेबल का मतलब जिनका रिडेम्पशन ही होगा, जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, और जो भी ये प्रपोज अमाउंट है वो 181C की लिमिट से ज्यादा नहीं है। सर 181C की लिमिट क्या है? सुनो, ये लिमिट है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो अगर कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस मिला करके बच्चों 10 करोड़ का है, ठीक है, और हम जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी 10 करोड़ तक ही है, उससे ऊपर नहीं है, तो फिर SR पास नहीं करना है, तो आपका काम बोर्ड रिजोल्यूशन से हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस लिमिट से ऊपर जाओगे तो फिर हमको SR पास करना पड़ेगा, और उसकी भी खासियत है पूरे साल के लिए एक ही बार SR पास करना है। ऐसा नहीं कि एक साल में 2 बार इशू किया तो 2 बार इनवाइट किया तो 2 बार SR पास करोगे, एक ही SR से पूरे साल हमारा काम हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो लिमिट 181C की बहुत अच्छी है। ठीक है, आसान पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, याद रखिएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट कम एप्लीकेशन लेटर शेल बी इन द फॉर्म, बच्चों सिंपल है, बाकायदा जो प्राइवेट प्लेसमेंट का एक एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ मेंबर्स को भेजेंगे वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर होगा, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। बराबर, shall be in form of an application from PS4। चलिए, उसके बाद में send to identify person, जो लोग अपन ने लिस्ट बनाई थी उनको अपन भेजेंगे, रिटर्न में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज सकते हैं।
30 डेज ऑफ रिकॉर्डिंग देयर नेम, जब अपन ने उनका नाम आइडेंटिफाई करके लिखा 30 दिन में उनको लेटर भेज दिया जाएगा, मतलब एप्लीकेशन लेटर भेज दिया जाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट जो है बच्चों, इसको रिनंसिएशन का राइट नहीं मिलता है। रिनंसिएशन का मतलब आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि मैं नहीं ले रहा हूं, मेरा दोस्त ले रहा है, जैसे अपन राइट इश्यू में करते हैं, बेच सकते हैं, इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। आपके लिए इन्विटेशन है, आप ही लो, नहीं तो खत्म। उसके बाद में बकायदा कंपनी एक कंप्लीट रिकॉर्ड बनाएगी फॉर्म्स का, किन किन को भेजा है। पेमेंट टू बी मेड फॉर सब्सक्रिप्शन शेल बी मेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट। बच्चे लोगों, जो पैसा आएगा प्राइवेट प्लेसमेंट का, जो भी लोग भेजेंगे वो अपने बैंक अकाउंट से भेजेंगे बराबर से। उस बैंक का कंपनी रिकॉर्ड रखेगी, बकायदा कंपनी उस बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड रखेगी, ताकि कल को डिविडेंड देना हो या रिफंड देना हो तो उसी बैंक में चला जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। अच्छा, अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो जिसका भी नाम फर्स्ट लिखा हुआ है बच्चे लोगों, उसके बैंक अकाउंट से सारी डील होने वाली है, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, बहुत क्लियर है, बहुत प्यारा पॉइंट आ रहा है बच्चों। फ्रेश ऑफर और इनविटेशन तब तक नहीं दोगे जब तक अर्लियर ऑफर का आपने या तो कंप्लीट या विड्रॉल नहीं कर लिया। मतलब सुनो बच्चों, ऐसा कैसे होता है, सीन कैसे होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अपन बात कर रहे हैं। अब 25-26 में मान लीजिए कि अपन ने क्या किया, अगस्त 25 के अंदर अगस्त 25 में हमने इक्विटी शेयर्स के 100 लोगों को इनवाइट किया। 100 200 कुछ भी हो सकते हैं, हर एक के लिए अलग लिमिट है, आप जानते हो, 100 को इनवाइट किया। अब ये प्रोसेस में या तो अलॉटमेंट होगा या विड्रॉ होगा, जो भी होगा वो जब तक नहीं कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मान लो दिसंबर में कंप्लीट हुआ, इस बीच में आप नवंबर के अंदर नया प्राइवेट प्लेसमेंट लाना चाह रहे हो, फिर वो भले कोई भी सिक्योरिटीज का क्यों नहीं हो, इक्विटी नहीं, कोई भी, एनी फ्रेश ऑफर और इन्विटेशन शैल नॉट बी मेड। ठीक है, तो जब तक ये पुराना वाला कंप्लीट नहीं हो जाता, या तो अलॉटमेंट या विड्रॉ करके, आप सोचो हम सर ये तो इक्विटी है, हम इस बीच में प्रेफरेंस लाना चाह रहे हैं, डिबेंचर लाना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं ला पाओगे जब तक ये पूरा नहीं हो जाता बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम नंबर को ध्यान में रखते हुए आप साल में कितनी बार भी इश्यू कर सकते हो, मैक्सिमम 200 है। पहले मैंने 50 को इन्वाइट किया, फिर 50 को, फिर 50 को 4 बार करो ना, 200 से ऊपर नहीं जाना है, बस ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, सिंपल है। अच्छा, एप्लीकेशन, बहुत अच्छा पॉइंट, इस पे क्वेश्चन बनता है। एप्लीकेशन मनी जब आ जाती है उसके 60 दिन के अंदर अंदर, विद इन 60 डेज कंपनी हैव टू अलॉट शेयर्स। बच्चों, शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे 60 दिन के अंदर अंदर, कंपलसरी रिक्वायरमेंट है हमारी। ठीक है, अगर आप 60 डेज में अलॉट नहीं कर पाते हो, बहुत शानदार पॉइंट है, कंपनी 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज पैसा वापस करेगी विदाउट इंटरेस्ट। मतलब 60 डेज के अंदर अंदर अपने पास में अगर नहीं आया, मतलब अलॉट नहीं किया, अलॉटमेंट कर दो 60 डेज में, नहीं तो अगले 15 दिन के अंदर पैसा रिफंड करो। अगर अगले 15 दिन में नहीं गया, 75 दिन हो गए बच्चों, तो अब रिफंड करना पड़ेगा और इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम, जो मालूम है 75 दिन के बाद से नहीं लगेगा, वो यहीं से 61th डे से ही, 60 दिन के बाद से ही, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, 60th डे खत्म हुआ, 61 डे से अपने ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। मतलब इस 15 दिन का भी फिर अपने को इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है, बहुत प्यारा पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, ये पैसा भी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रहेगा, अपने को पता ही है। और कंपनी इसको यूटिलाइज कहां करेगी, जैसा मैंने कहा था, अगर कंडीशंस पूरी हो गई तो अलॉट कर देगी, नहीं तो रिफंड कर देगी, सिंपल है। ठीक है, अच्छा, ये बिल्कुल प्राइवेट प्लेसमेंट है, किसी तरह का पब्लिक एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया चैनल्स वगैरह पे इसका कोई इन्विटेशन नहीं जाएगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, नॉर्मल सेक्शन 39 में 30 दिन का एमसीक्यू बन सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जाता है 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। इसमें नंबर ऑफ पर्सन जिनको इनवाइट किया, जिनको शेयर्स अलॉट किए, किस प्राइस पे दिए, वो सारी डिटेल इसमें आ जाती है। इफ कंपनी डिफॉल्ट इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, बच्चों पेनल्टी लगेगी। ठीक है, और चीज को समझना, ये देखो, ये सब पेनल्टी प्रोविजन है। इफ कंपनी फेल्स टू रिफंड, ये पेनल्टी लगने वाली है, और जो भी आपने कॉन्ट्रवेंशन किया है उसके ऊपर ये सारी पेनल्टी और ये इंटरेस्ट बच्चे लोगों को लगने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। अब एक बहुत शानदार पॉइंट ये वाला भी है, अगर कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट इशू हुआ बच्चों, समझना 200 लोगों से ज्यादा को, देखो अगर आपने पूरे के अंदर कोई भी कॉन्ट्रवेंशन किया, ये वाला कॉन्ट्रवेंशन तो खाली रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का है, ये पूरे के पूरे सेक्शन का है, पूरे सेक्शन 42 में से आपने किसी को भी ओवरराइड किया, कोई भी सेक्शन फॉलो नहीं किया, तो पेनल्टी लगेगी। लेकिन पेनल्टी तो लगी रही है, कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आपने 200 से ज्यादा लोगों को इश्यू कर दिए शेयर्स, डिबेंचर्स, जो भी कुछ आपके पब्लिक ऑफर में थे एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको पब्लिक ऑफर की तरह से काउंट कर लिया जाएगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है।
मतलब 200 से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर दिया तो फिर प्राइवेट प्लेसमेंट कहां हुआ, इसकी तो लिमिट 200 की है पर फाइनेंशियल ईयर की। तो फिर जैसे ही आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा लोगों को इन्वाइट किया, मतलब 200 से ज्यादा लोगों को शेयर इश्यू कर दिए, तो फिर वो पब्लिक ऑफर के अंदर काउंट होगा, ना कि प्राइवेट प्लेसमेंट। बच्चों ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आने के बहुत चांसेस बनेंगे, 2 अटेम्प्ट से नहीं आया है। तो 42 को आप लोग फोकस बढ़िया तरीके से करके जाने वाले हो, ठीक है। अब एक बहुत प्यारा छोटा सा सेक्शन बच रहा है बच्चों, आ जाओ उस पर भी बात करके देखते हैं। वो हमारा सेक्शन किसका है, ये रहा बच्चे लोगों, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सर ये क्या होता है, देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। जीडीआर का सेटअप कुछ ऐसा है कि सर्टिफिकेट इशूड बाय अरे भाई खुल जा, हाँ कांट रीच दिस पेज, ऐसा कैसे हो गया। देखते हैं बच्चे लोग क्या सीन है। हाँ जी समझिएगा, जीडीआर ये रहा। A certificate issued by one's country against a certain number of share held in custody but rated to the stock exchange of another country. GDR entitled to shareholder to all associated dividend, capital gain and sold like other securities. This allow any investor in any country to buy shares or any country without losing the income or trading flexibility. बच्चों सुनो, अब इसका एक बहुत सीधा कंसेप्ट है। कई बार ऐसे होता है कि फॉरेन का कोई पर्सन इंडिया में की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहा है और हम उसको बदले में शेयर्स दे रहे हैं जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास में एक बहुत सीधा तरीका इस्तेमाल होता है बच्चे लोगों, जो मैं आप लोगों को यहां पे बताने जा रहा हूं कि उस मेथड में अपने को प्रैक्टिकली करना क्या है। सिंपल सीन उसके अंदर बच्चे लोगों कुछ ऐसा है कि यार ये यहाँ पे हमारी समझ लीजिए एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, और ये हमारा फॉरेन इन्वेस्टर है और बीच में हमारे पास में मीडिएटर होगा जिसको मैं नाम दे सकता हूं बच्चे लोगों ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। एक बैंक है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है जो मीडिएटर का काम कर रही है, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टर जो पैसा इंडियन कंपनी में लगाना चाह रहा है वो ये पैसा इनको देगा और यहां से ये पैसा क्या करेंगी, इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर देंगी। इंडियन कंपनीज जो भी अपने शेयर से बच्चों जो भी सिक्योरिटीज है वो इनको देंगी। ये शेयर्स आगे नहीं देंगे, ये उन शेयर्स को डीवीआर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लो 1:2 में कन्वर्ट किया, 1:2 का मतलब हर 2 शेयर्स पे आपको एक डीवीआर, सॉरी डीवीआर नहीं जीडीआर, वो डीवीआर वो याद रह जाता है, एक जीडीआर हमने कर दिया, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, 2 शेयर के बराबर एक जीडीआर, और वो आगे जीडीआर इनको इश्यू कर देगा। आप ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, ये वहां के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है, रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है। तो हम चाह रहे हैं हमारे शेयर्स को डायरेक्टली वहां लिस्टेड कराए बगैर हम उनको शेयर इश्यू कर दें और इन्वेस्टमेंट यहां पे ले लें। तो उसके लिए तरीका काम में आता है बच्चे लोगों, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। तो ऐसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। अब इसके प्रोविजंस क्या है, सबसे पहला बच्चे लोगों इसमें अपने को फेमा फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। कंडीशन बहुत सिंपल है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो, एसआर पास करो, ठीक है। जीडीआर ओवरसीज बैंक इश्यू कर रही है, देखो जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया जीडीआर वो इश्यू कर रही है ना। आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी और कंपनी ने सारी कंप्लायंस पूरी कर दी है, उसके लिए हमेशा की तरह सीएस सीडब्ल्यूए का सर्टिफिकेट लगेगा। अब इश्यू करने का तरीका देखो बच्चों, आइदर पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट में करेंगे, नए शेयर्स होंगे, शेयर्स हम यहां पे अलॉट करेंगे ओवरसीज बैंक को। मैंने आपको यही कहा था, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को हम यहां पे शेयर्स देंगे और वो ओवरसीज बैंक जो है वो जीडीआर इश्यू करेंगी। ये अपने को ध्यान में रखना है, फॉरेन इन्वेस्टर को, वो आगे उसको जीडीआर में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफर कर देंगी, फायदा हो गया। अच्छा, इश्यू करने से जो पैसा आएगा उसका क्या होगा, कंपनी के पास ही आना है, कंपनी के बैंक अकाउंट में आ जाएगा, या कंपनी का अगर कोई फॉरेन में बैंक अकाउंट खोल रखा है वहां पे आ जाएगा, या ऐसा फॉरेन बैंक जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, कुल मिला के पैसा तो कंपनी के पास ही आने वाला है, ठीक है। सर फिर वोटिंग राइट्स किसको मिलेंगे, भाई देखो जीडीआर में जो बैंक है वही मेंबर मानी जाती है बेसिकली। तो इसीलिए जब तक आप जीडीआर को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवाते कल को, तब तक सारे राइट्स डिपॉजिटरी बैंक को ही मिलने वाले, वही वोटिंग करेगी, उन शेयर होल्डर के भी आप पे कर देगी, ठीक है, सिंपल है। अदर प्रोविजन बच्चों, अब जो भी पब्लिक इश्यू वाले प्रोविजन थे वो इन पर नहीं लगेंगे। जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया उसको प्रोस्पेक्टस की तरह भी नहीं मानना है, इसका प्रोस्पेक्टस से लेना देना नहीं है बच्चों। और जब तक रिडेम्पशन नहीं हो जाता जीडीआर का, अंटिल रिडेम्पशन ऑफ जीडीआर, ओवरसीज बैंक का नाम ही कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाएगा एज अ शेयर होल्डर, क्योंकि हमने शेयर्स तो बैंक को दिया और उसने आगे जीडीआर में कन्वर्ट करके दिया।
तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जैसे इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आईसीआईसी है, इन सब ने जीडीआर इशू किए, मतलब फॉरेन से इनके पास इन्वेस्टमेंट आया, इन्होंने अपनी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी बैंक को दे दी, उसने आगे जीडीआर में कन्वर्ट करके दे दिया। तो ऐसे अपन कर सकते हैं। इससे हमारी जो बाहर स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। डायरेक्टली अपन शेयर इशू कर पाते हैं, इस तरह से इनडायरेक्टली शेयर इशू कर पाते हैं अपन, प्रोविजन से भी बचते हैं, एक्सपेंडिचर भी बचता है। ये सारा ध्यान में रखना, लीगल तरीका है, सबसे बड़ी बात है। तो यहां बचे लोगों आकर के हमारा प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर जो है वो हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट, बराबर से। तो होप सो कि ये जो मैंने एक फास्ट रिवीजन लिया है, वन शॉट रिवीजन, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक बेसिस पे लिया है, आप लोगों के लिए होपफुल कि अच्छा रहा होगा। चीजें आप लोगों को रिकॉल हुई होगी। फिर से आपको बोल देता हूं, इस सीरीज का पर्पज है चीजों को रिकॉल करना। तो होप सो कि यार चीजें आप लोगों को बढ़िया तरीके से रिकॉल हो गई होंगी, है ना। तो बस आज के लिए हम ये सब कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी करना। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 43 से लगा करके। वैसे तो हमारा 43 से बड़ा पार्ट है 71 तक, तो देखते हैं उसको एक पार्ट में ले या दो पार्ट में लेकर के अपन करेंगे। ठीक है बच्चे लोगों, चलिए इसको बढ़िया तरीके से तैयार करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। बढ़िया तैयारी करना, लाइक कर देना जहां चीजें समझ में आती है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना ताकि लॉ और ऑडिट से रिलेटेड जो जो चीजें मैं यहाँ पे पोस्ट करूँ आपके लिए, कुछ लाइव वीडियोस भी आगे आएंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे, आरटीबी एमटीवीज भी करेंगे, तो नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। ओके बाय बाय, टेक केयर, तैयारी करिएगा, ऑल द बेस्ट।